पिछले 21-22 दिन से दिल्ली को चारों तरफ से घेरा हुआ है। और अब आज के दिन सिर्फ किसान ही नहीं, अलग अलग जो यूनियंस हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, चाहे हमारे फौजी भाई हैं, और आज मैं इस सदन में मुझे जो मौका मिला आज बोलने के लिए, मैं बिल्कुल ये बहुत गर्व के साथ ये कहना चाहता हूं कि आज मैं ये सदन में किसान के बेटे के नाते बोल रहा हूं, किसान के परिवार के नाते से बोल रहा हूं। राजस्व मंत्री के नाम से रूल 90 में हम रेजोल्यूशन मूव कर रहे हैं, लेकिन बहुत गर्व के साथ एक किसान परिवार से होने के नाते मैं ये बीच आपके बीच रख रहा हूं। ये हजारों लाखों किसान, बार बार मन में ख्याल आता है कि क्यों बैठे हैं। बहुत लोगों ने पूछा मेरे से कि जी ये किसान क्यों बैठे, और ये हम सबको अंदर से कहीं ना कहीं खाया जा रहा है कि ऐसी क्या बात हो गई कि केंद्र सरकार कुछ कानून लेके आई। हम सबको मालूम है, ये सदन में हम बैठे हैं, यहां जितने भी सदस्य बैठे हैं, हमने भी जितने भी यहां बिल लेके आए, जो कानून बने, क्या हम उसको इंट्रोड्यूस नहीं करते पहले? क्या परामर्श नहीं होता? क्या डिबेट नहीं होती? क्या डिस्कशन नहीं होता उन बिल्स पे? तो ऐसी केंद्र सरकार की क्या मजबूरी थी कि इस महामारी के दौरान ऑर्डिनेंस लाके और ऐसे कानून जिन्होंने जो व्यवस्था 100-150 साल से चली आ रही थी, उसको पूरा ही तहस नहस कर दिया। एपीएमसी जो एक सिस्टम चला आ रहा था, उसको तहस नहस कर दिया। ऐसी क्या मजबूरी थी कि बिना किसी डिबेट के, बिना लोकसभा में किसी डिबेट डिस्कशन के, बिना राज्यसभा में प्रॉपर वोटिंग के, बिना जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी किसान यूनियन हैं, जितने भी किसान के अलग अलग दल हैं, उनसे किसी भी प्रकार की, आज अलग अलग जगह बीजेपी के एमपी घूम रहे हैं, बता रहे हैं कि जी इसमें ये चीजें हम गीता के हाथ पे कसम खाके बोलते हैं। बड़े अफसोस की बात है स्पीकर सर। और पहले दिन से ही जब किसान हमारे दिल्ली, हमें पता चला कि दिल्ली के बॉर्डर पे पहुंचे, तो माननीय सीएम साहब ने तुरंत आदेश दिया कि भाई जाके देखो, सारे अधिकारी को साथ लेके जाओ। और बहुत बड़ी साजिश भी की कि जितने भी स्टेडियम हैं उनको केंद्र सरकार ने परमिशन मांगी। माननीय मिनिस्टर होम यहां बैठे हैं, परमिशन मांगी। क्यों मांगी? कि जितने भी किसान भाई हैं इनको उठा के स्टेडियम में डाल देना और उसको वहीं की वहीं जेल बना देना। लेकिन इस पूरी सरकार, इस पूरी आम आदमी पार्टी में कहीं ना कहीं हम ये देख पाए और हमने ये महसूस किया कि उनकी जो मांगे हैं बिल्कुल सही हैं। आखिर किसान क्या मांग रहा है? किसान इतना ही तो मांग रहा है कि जो वो अपनी फसल उगाए। और किसान मेरे ख्याल से जितना संघर्ष, और हमने तो बचपन से देखा है, यहां जितने भी माननीय विधायक रूरल एरिया से हैं वो भी, और मेरे ख्याल से हम सब जितने भी सदस्य यहां बैठे हैं कहीं ना कहीं से कनेक्टेड हैं। वो खेत बांधने से लेके ट्रैक्टर के साथ, वो हैरो से लेके, कल्टीवेटर से लेके, उसकी सिंचाई करने से लेके, उसमें जो बीज बोता है, जो खाद डालता है, जो पेस्टिसाइड डालता है, और फिर फसल काटने से लेके उसकी थ्रेशिंग करने से लेके, क्या किसान का इतना हक नहीं कि जो उसने लगाया कम से कम वो उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तौर पे उसको वापस मिले? एक तरह से हम कह रहे हैं किसान हमारा अन्नदाता है, किसान भगवान का रूप है। और आज जब 21-22 दिन से किसान जब यहां बैठे हैं, तो केंद्र सरकार में किस प्रकार का अहंकार?
लेकिन माननीय सीएम साहब ने बार बार ये कहा, और ये चीज फिर मैं दोहरा रहा हूं, इस संघर्ष में, इस लड़ाई में, इस आंदोलन में पूरी पार्टी, पूरी दिल्ली सरकार, माननीय सीएम साहब के नेतृत्व में हम हर प्रकार से किसानों की डिमांड के साथ हम खड़े हैं। माननीय सीएम साहब ने आदेश दिया मुझे कि आप जाइए, सभी अधिकारियों को वहां लेके जाइए और ये गारंटी दीजिए कि वहां किसी भी प्रकार की, वहां चाहे वो टेंट है, चाहे पानी पीने की सुविधा है, चाहे टॉयलेट है, चाहे खाना है, चाहे वहां डॉक्टर्स की पूरी टीम है, और लगातार उसी दिन से इन सब चीजों को वहां प्रबंध किया गया। हमारे जितने भी माननीय मंत्री हैं, विधायक हमारे कितने विधायक जो हैं वो वहां उनके साथ सो रहे हैं, रह रहे हैं, ताकि उनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। हमारे जितने कार्यकर्ता हैं वो दिन रात उनकी सेवा करने में, माननीय सीएम साहब वहां खुद गए, एक सीएम बन के नहीं, एक सेवक बन के वहां गए, और उन्होंने खुद निरीक्षण किया कि किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं। जिस भी चीज की वहां कमी अगर मिली तो उन्होंने तुरंत आदेश दिए कि भाई इन चीजों को पूरा किया जाए। एक चीज बार बार स्पीकर सर, बार बार ये समझ में आती है कि अगर ये कह रहे हैं कि एपीएमसी में बड़ी गड़बड़ है, तो जो चीज में गड़बड़ है, जो चीज में कमी है, उसको सुधारना चाहिए। दिल्ली सरकार के स्कूलों में बड़ी कमी थी, तो क्या हमने सरकारी स्कूल बंद कर दिए? सरकारी स्कूल बंद नहीं किए, उनको पूरे दिल्ली में नहीं, पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में एक अलग स्तर पे दिल्ली के जो आज सरकारी स्कूल हैं उनको लेके गए, जहां लाखों बच्चे जो हैं अपनी बढ़िया तरीके से शिक्षा ले रहे हैं। तो किसानों की जो डिमांड है, मैं समझता हूं कि बिल्कुल जेन्युइन है। ये पूरा सदन, दिल्ली सरकार किसानों की हर डिमांड के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है, और मैं तो ये कहूंगा कि केंद्र सरकार किस अहंकार में है ये मेरी समझ के बाहर है, लेकिन उनको ये तीनों कानून वापस ले लेने चाहिए, और एक नया जो है वो बिल लेके आए जिसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मेंशन हो, जिससे कि किसान बढ़िया तरीके से अपनी फसल बिना किसी चिंता के, बिना किसी कॉरपोरेट के भय से बिल्कुल अच्छे तरीके से अपनी फसल बेचे और अपना घर और परिवार चलाए। स्पीकर सर, विद योर परमिशन, ये रेजोल्यूशन का टेक्स्ट मैं पढ़ने की अनुमति चाहूंगा। Taking note of the fact that the Parliament of India has recently enacted following 3 laws, commonly referred as farm laws, which make wide-ranging changes in the existing farm practices throughout the country. A. The Farm Produce, Trade and Commerce, Promotion and Facilitation Act 2020. B. Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Services Act 2020. C. The Essential Commodities Amendment Act 2020. Taking further note of the fact that farmers across the country have been agitated with various provisions of these laws, which are considered to be detrimental not only to the interests of the farmers, but also the common man. Taking note of the fact that there is widespread belief that these farm laws have been pushed through the Parliament by the present government in power at the behest of certain corporates, which may ultimately lead to loss of income for the farmers. Taking further note of the fact that large number of farmers have been protesting on the borders in chilly winters, and some of them are also reported to have lost their lives.
with the considered view that the farmer community has been extremely agitated at the way these bills have been pushed through in Parliament without any consultation with the stakeholders, without proper voting in Rajya Sabha, and the refusal of the Government of India to agree to the rightful demands of the farmers, and the resolve of the Government of NCT of Delhi to wholeheartedly support the demand of the farmers, this House rejects all the three enactments and earnestly appeals to the Government of India that in the interest of the nation, the farm laws passed by the Parliament may be repealed with immediate effect, and separate bill guaranteeing government purchase of all crops at MSP be passed by the Parliament and all other demands be accepted. बहुत बहुत धन्यवाद स्पीकर साहब। संकल्प पर चर्चा और सदस्य चर्चा में भाग ले सकते हैं। श्री महेंद्र गोयल। धन्यवाद अध्यक्ष जी। जो आपने एक सेकंड महेंद्र जी, मैं माननीय सदस्यों से सबसे प्रार्थना कर रहा हूं कि 5 मिनट से ज्यादा का समय कृपया ना लें। धन्यवाद अध्यक्ष जी, जो आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल के ऊपर बोलने का मौका दिया। देश के अंदर एक सरकार बनाई गई थी जिसके ऊपर बहुत विश्वास किया गया, लेकिन लोगों के विश्वास पर खरा ना उतरते हुए, अहंकार में डूबते हुए कुछ पूंजीपतियों के हाथ के अंदर देश के किसानों को बेचने का काम केंद्र सरकार ने किया, जो बहुत निंदनीय है। उसको अपोज करने का काम विपक्ष का होता है, लेकिन यहां पर विपक्ष भी फेल रहा है, पुरजोर आवाज नहीं उठा सके। सिर्फ एक ही आम आदमी पार्टी का सांसद ऐसे थे जिन्होंने वो पुरजोर आवाज उठाई किसानों के हित के अंदर, और राज्यसभा से उनको निलंबित भी किया गया। जो भी किसी के हक की आवाज उठाता है तो उसको निलंबित कर देते हैं, जो कि बहुत शर्मनाक है। आज देश के लाखों करोड़ों किसान दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं, लेकिन इस सरकार के कान के ऊपर जूं भी नहीं रहेंगे। अरे बहुत विश्वास करके बनाया था आप लोगों को, अहंकार में डूब गए हो आप। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं उस केंद्र सरकार को, अहंकार से तीनों गए, अहंकार से तीनों गए, धन वैभव और वंश, और यकीन नहीं तो देख लो रावण, कौरव और कंस। रावण का भी क्या हाल हुआ, पूरे के पूरे कुनबे का सत्यानाश हो गया, पूरे की पूरी जाति का सर्वनाश हो गया। और यही हाल कौरवों का हुआ। 100 पुत्र जन्मने के बाद भी एक भी पुत्र उसके अंदर नहीं बचा, और यही हाल कंस का हुआ। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा केंद्र सरकार से, इन किसानों की बातों को सुने, इनके दर्द को समझे। आपने जो पूंजीपतियों के हाथ के अंदर इन किसानों को बेच दिया है, उस बिल को आप निरस्त करें और इनको न्याय देने का आप कार्य करें। सिर्फ आज आम आदमी पार्टी इन किसानों के लिए बॉर्डर के ऊपर चाहे किसी भी रूप में है, खाने के रूप में है, पानी के रूप के अंदर है, टॉयलेट्स की समस्या के लिए है, डॉक्टरों के लिए है। डॉक्टरों को भी दिल्ली सरकार अपने हरियाणा के अंदर जिस सीमा के अंदर बैठे हैं वहां पर भी पानी पहुंचाने का काम किया है, तो अरविंद केजरीवाल जी ने किया। मैं देश के किसानों को कहना चाहता हूं, यह दिल्ली विधानसभा आपके साथ है, अरविंद केजरीवाल जी आपके साथ है, इसका हर विधायक आपके साथ है और इसके हर मंत्री आपके साथ है। आपको अब 21-22 दिन हुए,
मुझे पूरा यकीन है आज इस सदन के अंदर ये आवाज उठ रही है। केंद्र सरकार जरूर इस आवाज को सुनेगी और अपने बिलों को निरस्त करेगी और इन किसानों के साथ वो न्याय मिलेगा, ये हमें पूर्ण उम्मीद है। क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी की सरकार है और मैं कहना चाहूंगा, ना रहबर से निकलेगा, ना रहबर से निकलेगा, ना रह गुजर से निकलेगा, और इन किसानों के पांव का कांटा तो आपसे ही निकलेगा, आपसे ही निकलेगा, आम आदमी पार्टी से निकलेगा, अरविंद केजरीवाल से निकलेगा, दिल्ली की विधानसभा से आपके पांव का कांटा जरूर निकल के रहेगा। ये बिल पास किए हैं जो 3 काले कानून, इनमें पूंजीपतियों के हाथों के अंदर बेचने का केंद्र सरकार ने जो षड्यंत्र रचा है, इस बिल की कॉपी को मैं इस सदन के अंदर फाड़ता हूं। इस कानून को हमने मानती है, किसानों के माध्यम से कह रहा हूं, क्योंकि लगातार 21 दिन से मैं उन किसानों के साथ में वहां पर बॉर्डर के ऊपर बैठा हूं। वहां पर आत्महत्या करने के लिए लोग मजबूर हो रहे हैं। अभी आत्महत्या भी हुई है, जो आपने अखबारों के माध्यम से पढ़ा होगा। वहां पर इतनी ठिठुरती ठंड के अंदर इन किसानों ने अपने बलिदान दे दिए और इनको केंद्र सरकार के कुछ आदमी ये कह रहे हैं ये खालिस्तानी है। शर्म आती है, ये इन लोगों को खालिस्तानी बता रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले आप सब ने पढ़ा होगा अखबारों के अंदर, सीमा के ऊपर सीमाओं की रक्षा करते हुए एक जवान ने अपनी शहादत दे दी और जब बाद में पता चला वो जवान कहां का था, वो जवान आपके पंजाब का था और पता लगा कि उसका पिता कहां पर बैठा है। उसका पिता यहां सिंगू बॉर्डर के ऊपर किसानों के हक के लिए वहां पर वो बैठा था। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को, ऐसे आदमियों को शर्म आनी चाहिए जो इन लोगों को खालिस्तानी बताते हैं। आपको सत्ता पे भी बिठाने वाले यही किसान थे और आपकी सत्ता को उखाड़ने वाले भी यही किसान होंगे, मैं ये पूरे विश्वास के साथ कहता हूं। अध्यक्ष जी, जितना दर्द इस समय किसानों को हो रहा है, आम आदमियों को भी हो रहा है, क्योंकि जो भी रोटी खाई जाती है, इन किसानों के द्वारा जो अनाज उगाया जाता है, उसी के बलबूते पर हम लोग रोटी खाते हैं। आज तो लग रहा है ये किसानों की लड़ाई है, ये किसानों की लड़ाई नहीं है अध्यक्ष जी। ये लड़ाई आज हर उस आम आदमी की है जो अनाज खाता है। इन्हीं पूंजीपतियों के हाथ के अंदर ये देश को बेचने का काम कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट खेती का क्या करता है। जिस व्यक्ति के गोदामों के अंदर जब सारा अनाज चला जाएगा, मनमाने रेट के ऊपर वो अनाज बेचेगा या नहीं बेचेगा। महेंद्र जी कंक्लूड करिए प्लीज। कंक्लूड तो ये किसान कर देंगे अध्यक्ष जी, और बहुत जल्दी कर देंगे, बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चलती। और मैं आपके माध्यम से एक और बात कहना चाहता हूं, केंद्र सरकार को सुनाना चाहता हूं, काम करो कुछ ऐसा, काम करो कुछ ऐसा कि लोग तुम्हारे लौटने का इंतजार करें। अरे ना करो अनर्थ कुछ ऐसा कि लोग तुम्हारे मिटने का इंतजार करें, लोग तुम्हारे मिटने का इंतजार करें। आज दिल्ली की सीमाओं के ऊपर जितने भी किसान बैठे हैं, ये अपने अपने राज्यों में धरना देकर बैठे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार उन किसानों के साथ में पहले भी थी, आज भी है और भविष्य के अंदर भी रहेगी। ये हम सभी किसानों को यहां से विश्वास दे रहे हैं, क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है जो कि हर व्यक्ति के दुख दर्द को जानती है। और जो ये तीनों काले कानून पास किए हैं इन्होंने, मैं खुद इस बिल को फाड़ता हूं और इस ऐसे काले बिल को मानने से बिल्कुल इनकार करता हूं, जो कि धक्यानुशी है, जो इन किसानों की जान लेने पर आमदा है, आम आदमी की जान लेने के ऊपर आमदा है। ऐसे किसी कानून को नहीं मैं मानता। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय
जय हिंद। श्रीमान राघव जी अभी उपस्थित हैं। श्री संजीव झा जी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आज मुझे ये जो कृषि के 3 बिल जो काले कानून हैं उस पर चर्चा करने का मुझे मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, लगभग 18-19 दिन से किसान कड़ाके की ठंड में अलग अलग बॉर्डर पर और कमोबेश पूरे देश में इस कानून का विरोध कर रहा है। हमने ये देखा जब ये तीनों बिल ऑर्डिनेंस के जरिए लाया गया। मैं ऑर्डिनेंस का मतलब ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में खोज रहा था तो मिला ऑर्डिनेंस का मतलब ही होता है अथॉरिटेटिव लॉ। एक ऐसा आप कानून थोप रहे हैं और एक ऐसे समय में जब पूरा देश कोरोना की कहर से जूझ रहा था, तब लगा कि ऐसी आखिर सरकार की कौन सी मजबूरी थी एक ऑर्डिनेंस के जरिए एक ऐसा कानून बना रहे हैं जिससे इस पूरे देश के किसानों को लग रहा है कि मेरी किसानी छीनी जा रही है। 3 बिल पास किए गए। पहला बिल यह कहता है कि निजी मंडी का प्रावधान होगा। अब इस देश में 85% किसान लघु या सीमांत किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर के करीब की जमीन है। अगर मान लीजिए कि कोई निजी मंडी में जो लोग आएंगे खरीदने के लिए तो छोटे छोटे किसान कोई मोल भाव तो उनसे कर नहीं सकता है। दूसरा कानून जो है, अगर पहले कानून को जोड़कर देखिए आप, तो दूसरा कानून ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की व्यवस्था होगी। यानी जो ही निजी मंडी आ जाएगा तो किसानों की मंडी तो होगी नहीं, तो किसान मजबूर होगा निजी मंडी में जाकर अपना सामान बेचने के लिए। और जब निजी मंडी में सामान बेचने जाएगा तो एक तरफ अदानी जैसे लोग होंगे, दूसरी तरफ 2 हेक्टेयर की जमीन का किसान होगा। ये आखिर मोल भाव होगा कैसे? ये कॉन्ट्रैक्ट होगा कैसे? बेमेल कॉन्ट्रैक्ट है ये। और उसमें भी आपने कह दिया कि अगर मान लीजिए कि आपको कॉन्ट्रैक्ट में दिक्कतें हैं, अड़चने हैं, तो आप एसडीएम के कोर्ट में जाएंगे, डीएम के कोर्ट में जाएंगे। ये सारे सरकारी तंत्र हैं। सरकारी तंत्र किस तरह से सरकार द्वारा संचालित होती है पूरा देश जानता है। तीसरा कानून कहता है, और उसमें एक और मजे की बात है कि आप एमएसपी का प्रोविजन खत्म कर दे रहे हैं। आप जब एमएसपी के प्रोविजंस को खत्म कर दे रहे हैं तो फिर औने पौने दाम पर किसान बेचने को मजबूर होगा। और मैं चूंकि मेरा ओरिजिन बिहार में, बिहार से आता हूं। बिहार में 2003 में मंडी की प्रोविजन व्यवस्था खत्म हो गया था। हमारे अभय वर्मा जी भी बिहार से आते हैं, कोई बेहतर किसान है, पता होगा इनको भी, और सच्चाई बताएंगे। आज सदन में मैं उम्मीद रखता हूं कि इस बार धान बिहार के किसान को 900 रुपए 1000 में बेचना पड़ा, जबकि जो एमएसपी है वो 1950 रुपए का है। मक्का का एमएसपी 1850। अभी 2 महीना 3 महीना पहले मक्के का फसल हुआ तो उसको 1000 रुपए 1100 रुपए में बेचना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि निजी मंडी है वहां, सरकारी मंडी नहीं है वहां। और इसी बात का डर जो किसान आज आंदोलन कर रहे हैं उनको भी है। तीसरा बिल यह कहता है कि असीमित भंडारण का पावर आपके पास होगा, तो कोई भी आदमी असीमित भंडारण कर सकता है। अब देखिए, बहुत बड़ा खतरनाक पहलू है ये कि असीमित भंडारण के जरिए पूरे देश में, अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने सीएम साहब का सुन रहा था, उन्होंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया कि इस कानून के जरिए कहते हैं कि जब तक प्राइस दुगुना ना हो, मान लीजिए
कोई सरकार, कोई राज्य सरकार इसको कंट्रोल भी करना चाहे तो जब तक दोगुना प्राइस ना हो तब तक आप छापामारी भी नहीं कर सकते। कोई भंडारण करके रखा भी हुआ है, अगर दोगुना प्राइस नहीं हुआ तो आप छापा भी नहीं मार सकते। तो फर्ज कीजिए कि 100 रुपए का 200 रुपए, अगले में 400, 400 का 800, उन्होंने सीएम साहब ने बताया कि 16 गुना प्राइस 4 साल में हो सकता है। तो ना केवल इस बिल से किसान को नुकसान हो रहा है, बल्कि इस बिल के जरिए इस देश का, जनता का, आम आदमी को नुकसान हो रहा है। महंगाई इतना हो जाएगा कि घर चलाना हमारा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए जब मैं ये तीनों कानून को एक साथ जोड़ करके देखता हूं अध्यक्ष महोदय, हम सब इतिहास में पढ़ते हैं चंपारण का सत्याग्रह गांधी जी का। क्या था वो? नील की खेती के विरुद्ध था। क्या नील की खेती में था? एकदम कोरिलेट कर लीजिए कि वहां भी नील की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग था कि आपको, किसानों को नील की खेती करना आपको कंपलसरी है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट था। और फिर उसके बाद प्राइस डिक्टेट स्टेट सरकार कर रही है और सरकार उत्पाद से नीचे प्राइस डिक्टेट कर रही है और किसान को बेचने मजबूर कर रहा है। तो विरोध हुआ था, गांधी जी चंपारण गए थे, इसके खिलाफ सत्याग्रह हुआ, तो पूरे देश में आंदोलन हुआ। आज कमोबेश ये जो तीनों कानून है वही नील की खेती पे जिस तरह से किसानों को सताया जा रहा था, इसी तरह से किसानों को टॉर्चर किया जाएगा, इसीलिए किसान वहां बैठा हुआ है। तो मेरा यह कहना है अध्यक्ष महोदय कि किसान ये कह रहा है, क्या मांगती किसान की, कि आप एमएसपी को लीगल फ्रेम में डाल दीजिए, ये कानूनी बाध्यता बना दीजिए कि एमएसपी से नीचे अगर कोई परचेज करेगा तो उसको सजा होगा, सजा का प्रावधान कर दीजिए उसमें। आप ये लोग कह रहे हैं, नहीं प्रधानमंत्री जी कह तो रहे हैं, प्रधानमंत्री ने बहुत सारी बातें बताई थी। प्रधानमंत्री ने तो यह भी कहा था कि काला धन आएगा और इतना आएगा कि 15 लाख हर घर में जाएगा, जीएसटी से ये देश स्वर्ग बन जाएगा। बहुत सारी बातें जो उन्होंने कही थी तो हुआ नहीं, तो लोग भरोसा कैसे करें आप पे? तो इसीलिए देखिए, ये जो कॉन्ट्रैक्ट तीनों बिल के जरिए आप प्राइवेट प्लेयर के हाथ में खेती को दे रहे हैं, और ये जो प्राइवेट प्लेयर है मार्केट फोर्सेज है, और मार्केट फोर्सेज जो है वो नफा और नुकसान से चलता है, वो वेलफेयर के लिए नहीं बैठा हुआ है। सरकार चैरिटी वेलफेयर कर सकती है, लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स अपने प्रॉफिट लॉस के लिए काम करेगा। अगर अपने प्रॉफिट के लिए काम करेगा तो मैंने पहले ही कहा कि ये बेमेल कॉन्ट्रैक्ट है। किसानी जो है दिन ब दिन खत्म होती जाएगी और प्राइवेट प्लेयर मजबूत होता जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि आज कोरोना के काल में एक चीज पूरे देश को समझ में आया कि चावल, दाल, दलहन ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये रहेगा तो आप जिंदा रह सकते हैं। और जब सरकार के पास आपने परचेज किया तो आपने चैरिटी भी की, लोगों को खूब बांटा, हमने लोगों को खूब खिलाया। फर्ज कीजिए कि आज हमने सरकारी परचेज को खत्म कर दिया, तो कल से उसका कोई आपदा अगर आती भी है तो फिर उस प्राइवेट प्लेयर के हाथ के पास जाएंगे हम, जो चीज 2 रुपए का है वो 5 रुपए का बेचेगा, क्योंकि वो तो प्रॉफिट लॉस के लिए काम कर रहा है। तो सरकार जो वेलफेयर की बात करेगी वो भी खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि निहायत खतरनाक कानून है, और इस कानून के जरिए किसानों की किसानी छीनी जा रही है। किसानों को लग रहा है कि हमारे जो छोटे छोटे खेत हैं, हमारे जो अपने फसल हैं, वो हमसे छीना जा रहा है। और यही कारण है कि आज किसान अलग अलग बॉर्डर पर, अलग अलग सड़कों पर सोया हुआ है। मुझे एक बहुत बड़े कवि थे धूमिल जी ने लिखा था कि एक आदमी जो रोटी बेलता है वो है किसान, एक आदमी जो रोटी खाता है वो है जनता, और एक आदमी जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। आज मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आखिर वो तीसरा आदमी कौन है, क्योंकि संसद आज मौन है, संसद इस बात को बताने के लिए तैयार नहीं है। मैं एक चीज और देख रहा था अध्यक्ष महोदय, कि जब मैं देख रहा था कि ऑर्डिनेंस लाया गया, हमने देखा कि एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट, राज्य सूची का विषय है। तो मैं ये सोचा कि राज्य सूची के विषय में फिर केंद्र ऑर्डिनेंस कैसे ला सकता है। तो फिर हमने देखा कि उसमें ट्रेड एंड कॉमर्स जोड़ दिया गया ताकि ये कंकरेंट लिस्ट में आ जाए, और फिर ऑर्डिनेंस लाकर किसानों को आप किसानी छीन लीजिए। तो एक चेतावनी भी है, ना केवल इस बिल के जरिए कि आज जरूरत पड़ेगी इस सरकार को
तो इस संविधान को भी ताक पे रख करके आपके लीगल राइट को छीन लिया जाएगा। आज अध्यक्ष महोदय 3 डिग्री 2 डिग्री के टेम्परेचर में किसान वहां सोया हुआ है। हम अपने घर में आज हीटर लगा करके बहुत सारे लोग अमीर लोग सोते होंगे। आज जो किसान अन्न उगाता है वो सड़कों पर 2 डिग्री 3 डिग्री टेम्परेचर में सोया हुआ है, और इसलिए सोया हुआ है क्योंकि उनके पेट पर लात मारा जा रहा है। जब पेट पर लात मारा जा रहा है तो इस ठंड को ही बर्दाश्त करने के लिए वो तैयार है। लेकिन जिस तरह का केंद्र सरकार का अहंकार, प्रधानमंत्री जी का अहंकार दिख रहा है, इस पूरे सरकार का अहंकार दिख रहा है, यह अहंकार इस जनतंत्र के लिए कोई अच्छा इंडिकेटर नहीं है। और अध्यक्ष महोदय, लगातार मैं देख रहा हूं कि 6 दौर की वार्ता हुई, और उस वार्ता में किसानों को समझाने की कोशिश की जा रही है। मैं देख रहा हूं कि पूरी सरकार और पूरी पार्टी अलग अलग किसान सम्मेलन किसान को समझा रहा है कि बिल के फायदे क्या है। अरे किसान सब समझता है कि उसका फायदा कहां है, उसका नुकसान कहां है। किसान को समझाने की जरूरत आपको नहीं है। और 6 दौर के वार्ता में आपने यह भी कहा कि इस कानून में कुछ कमियां हैं, तो जब कमियां आप मान रहे हैं तो वापस क्यों नहीं ले रहे हैं? मैं एक बात दावे से कहकर अपनी बात को खत्म करूंगा अध्यक्ष महोदय, कि ये कानून आज जो अन्नदाता इस सड़क पे विरोध कर रहे हैं और सरकार जो किसान से बातचीत करने का दिखावा कर रही है, ये वास्तव में केवल बातचीत दिखावा है। गुपचुप में बातचीत तो कहीं और हो रही है, और वो बातचीत हो रही है जो इस सरकार के अन्नदाता है। मैं दावे से कह रहा हूं कि जिस दिन इस सरकार के अन्नदाता उद्योगपति मान जाएंगे जिनके दबाव में यह बिल आया है, अगले दिन सड़क पर किसान सो रहे हुए अन्नदाता की बात मान ली जाएगी। तो मुझे यह लगता है कि आज जो हम लोग यहां इस सदन में बहस कर रहे हैं, तो पूरा देश ये देख रहा है कि आज हम सब लोग वास्तव में ये सदन और इस सदन के जरिए देश दिल्ली पृथ्वीराज चौहान के साथ है या जयचंद के साथ है। तो मुझे यह लगता है कि हम सब लोग, और खासकर मैं अपने दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद इसलिए करता हूं कि इन्होंने कहा कि एक सेवादार बन करके हम सबको, जो किसान इस देश के अन्नदाता आए हुए हैं, उनका सेवा करना है, उनके साथ खड़ा रहना है। और बहुत सारे हमारे विधायक साथी, खासकर मैं महेंद्र गोयल जी का विशेष धन्यवाद दूंगा कि लगातार 18 दिन से दिन रात वहीं रह रहे हैं और एक कोशिश कर रहे हैं जो अन्नदाता यहां आए हैं उनको किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। और मैं उम्मीद करता हूं केंद्र सरकार से कि अपने अहंकार से दूर होकर के किसान की मांग को मान करके इन तीनों बिल को वापस लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अजय यादव जी, श्रीमान सोमनाथ जी। अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, पिछले 20 दिन से देश के किसान परेशान हैं और तरह तरह की बातें की जा रही हैं। कह रहे हम बातें कर रहे हैं, बात करना चाहते हैं, हम किसानों की दुविधा को मिटाना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, जो 3 कानून बनाया गया, मैं बड़े ध्यान सुन रहा था अपने साथियों को, उन्होंने कुछ बातें तो मेंशन की। मैं उन कानूनों को, उन प्रावधानों के ऊपर अपने वक्तव्य को रखूंगा जो कि इस वक्त सभी के लिए मुसीबत बना हुआ है। मैं सीधा आपको ले चलूंगा इनका एक कानून, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फेलिसिटेशन बिल 2020, जो एक्ट बन गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो संजीव भाई ने बताई, 5 जून 2020 का तिथि है, और जब पूरा देश जूझ रहा था कोविड से, जब केजरीवाल जी, ये पूरी सरकार लगी हुई थी कोविड को ठीक करने में, जो स्थिति दिल्ली में पैदा हुई थी, जब देश के अंदर लाखों मजदूर साथी सड़कों पे जा रहे थे,
पैरों में छाले पड़े थे, तब माननीय मोदी जी क्या कर रहे हैं? 5 जून उस वक्त पूरा देश सदमे में था। माननीय मोदी जी उस वक्त अदानी और अंबानी के दलाली कर रहे थे। यह कानून तब लाया गया जब इस देश को जरूरत कुछ और थी। 5 जून ऑर्डिनेंस के जरिए, जबकि इनके पास फुल पावर है, पार्लियामेंट की अंदर इनके पास शक्ति है, लोकसभा के अंदर राज्यसभा मैनेज कर लेते हैं, उस वक्त लाया गया। क्या जरूरत थी? इस एक सवाल का जवाब अगर भाजपा और मोदी दे दें, देश शांत हो जाए। इसी एक सवाल के अंदर सारे जवाब हैं अध्यक्ष महोदय। ये तीनों कानून जो लाए गए, किसके लिए लाए गए, क्यों लाए गए, किसके कहने पे लाए गए? किसानों ने बड़े आराम से पूछा, भाई किसने मांग की थी, कौन समस्या का समाधान करने लाए थे? अध्यक्ष महोदय, मैं आपको सीधा ले चलूंगा इस एक्ट के उस प्रोविजन में जो कि आपको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट सिद्ध कर देता है कि ये किसके लिए बनाया गया। अध्यक्ष महोदय, इस एक्ट का जो फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फेलिसिटेशन बिल जो एक एक्ट बन गया, उसका सेक्शन 13 कहता है, अध्यक्ष महोदय, ये कहता है कि no lawsuit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the central government or the state government or any officer of the central government or state government. यहां तक तो ठीक था। उसके बाद कहता है or any other person in respect of anything. ये any other person में कौन आ रहा है? or any other person in respect of anything which is in good faith done or intended to be done under this act or of any rules or orders made thereunder. ऐसा प्रोविजन ऑलमोस्ट सब में रहता है, लेकिन उसमें रहता है सरकार के खिलाफ नहीं लाई करेगा, लेकिन इसमें इंक्लूड कर दिया है। ये ध्यान देने वाली बातें साथियों को भी समझ में आना चाहिए। कहता है और नो लीगल प्रोसीडिंग इट विल लाई अगेंस्ट एनी अदर पर्सन, चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग। ये कह दिया तो साफ साफ प्रोटेक्शन दे रहे हैं। किसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं? जो इनके चुनावों के खर्चे को अफोर्ड करते हैं, जो इनके लिए बड़े बड़े 100-100 करोड़ के स्टेज बनाते हैं अध्यक्ष महोदय, जिनके लिए 5 जून 2020 को जब देश जूझ रहा था तब ये दलाली कर रहे थे अदानी और अंबानी की, उसके लिए कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, फिर सेक्शन 15 कहता है नो सिविल कोर्ट शैल हैव जुरिसडिक्शन to entertain any lawsuit or proceedings in respect of any matter, the cognizance of which can be taken and disposed of by any authority empowered by or under this act or the rules made thereunder. तो कोर्ट का भी एक्सक्लूजन कर दिया। मतलब किसान, इनफैक्ट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इक्वालिटी कैन ओनली बी डिस्कस्ड अमंग इक्वल्स। इन्होंने लाके बराबर कर दिया कि किसान अब जूझ लेंगे, एसडीएम कोर्ट चले जाएंगे, जूझ लेंगे जाकर के। तो एक तरफ तो अदानी है, और बड़ी इंटरेस्टिंग वो परसों खबर आ रही थी कि 100 एकड़ की जमीन नथौला है ना हरियाणा में, जहां भी हुआ है, 100 एकड़ की जमीन 2017 में किसानों से धोखेधड़ी से ली गई अदानी के द्वारा। पूरी हरियाणा सरकार खड़ी है। तो 17 में जब लीजिए शुरुआत की गई और 20 में कानून बनाते हैं, इसका मतलब पूरी कॉन्स्पिरेसी है। अध्यक्ष महोदय, जिस व्यक्ति ने इस देश को धोखा दिया कि भारत माता की रक्षा करने आए हैं, उस व्यक्ति ने एक एक करके सब कुछ बेच डाला, और जब हाथ रखा फार्मर्स के ऊपर तो नेचुरल सी बात है, भारत कृषि प्रधान देश है, और कृषि जो है, जो कृषक है, जो पंजाब हरियाणा और अन्य राज्यों में कृषक हैं, वो शांति से नहीं बैठने वाले। अध्यक्ष महोदय, 5 जून को ऑर्डिनेंस लेके आए, 14 सितंबर 2020 को पार्लियामेंट में इसको लॉ बनाने के लिए लेके आए। तो सबने देखा, पूरे हिंदुस्तान ने देखा, ये जो बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान दिया हुआ है, इस संविधान की कैसे धज्जियां उड़ाई। जब सदन के अंदर आपके यहां भी जब कोई मांग ले कि भाई हमको तो वोटिंग कराना है, तो वोटिंग कराना पड़ेगा, लेकिन आनंद फानन में ध्वनि मत से पास करा दिया। हमारे सारे संजय सिंह जितने भी संसद के अंदर बैठे हुए थे, सबने बातें रखी, किसी ने न सुनी।
और आनन फानन में इन तीनों काले कानूनों को, काले बिलों को कानून का रूप दे दिया गया और 27 सितंबर को महामहिम राष्ट्रपति ने साइन कर दिया, फिर कानून बन गया। अध्यक्ष महोदय, इस देश में बोलने वाला कौन है? इनके पास सबकी फाइलें हैं। कैप्टन अमरिंदर पंजाब के मुख्यमंत्री ने पहले जब बोलने के प्रयास किया, वैसे तो जो केजरीवाल साहब ने कहा, वैसे उन्होंने असेंट दे रखी थी, अकालियों के मंत्री ने भी असेंट दे रखी थी। जब पोल खुल गई तो बाद में कहते हैं हम इसके अपोजिशन में खड़े होंगे। तो हाथी के दांत दिखाने को और खाने को और हैं। पहले कोहबर में बैठ करके आपने साथ दिया, किसानों के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी रची, और जब थोड़े से बोले तो लगा बोलना तो पड़ेगा। 27 अक्टूबर 2020 को केंद्र सरकार ने कैप्टन अमरिंदर जी के बेटे को ईडी का समन भेज दिया। जब समन भेजा तो दौड़े दौड़े आए। किसके पास आए? माननीय अमित शाह जी के पास है। बोले भैया हमको माफ करो, हम किसानों के साथ नहीं खड़े होंगे, माफ कर दो, कृपया करके ये समन वमन जो भेजा है उसको वापस ले लो। लेकिन जब केजरीवाल जी ने पहले दिन से, बड़ा जिगरा चाहिए आज के तारीख में, मतलब मैं तो कहता हूं कि बार बार मोदी मौका देते हैं हमें कि अपना हम सत्यता स्थापित कर सकें। जैसे ही केजरीवाल जी को कहा कि भाई 9 स्टेडियम दे दो, उन्होंने देख लिया और हमारे अपने दिन सारे स्ट्रगल के हैं, उनके सारे संघर्ष के दिन गुजरे और परमात्मा उनको और शक्ति दे। आज तक उनका जो जिगरा पहले का था और कई गुना बढ़ा ही है, घटा नहीं है। ये तो हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे नेता, हमारे मुख्यमंत्री ने बार बार उस चीज का परिचय दिया है जिसकी कि हम सब एक तरह से लालसा रखते हैं कि भाई हमारा नेता 24 कैरेट सोने से भी बेहतर। जब उन्होंने 9 स्टेडियम को कहा जेल बना दो, जब माननीय केजरीवाल साहब ने पैर रख दिया और कहा कि ये अंगद का पैर है, अब ना उठ रहा, मैं ना बना रहा, तुम जो चाहे कर लो। जबकि उनको मालूम था कि दिल्ली अधूरा राज्य है, इनकी बार बार हमें लेनी पड़ती है साथ। लेकिन मैं सलाम करता हूं उस शख्स को जिसने किसानों के फेवर में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, सब कुछ दांव पर लगा दिया और कहा कि नहीं बनाते जेल। और उल्टा क्या किया, सबको बुलाया और बोला कि भैया जाओ वहां जहां किसानों को रोक लिया इन लोगों ने, जाओ बगैर टोपी के, बगैर पट्टे के, बगैर बताए कि तू विधायक है कि सांसद है कि पार्षद है कि किस पार्टी से है, सेवादार बन के सेवा करो। इतिहास लिखा जाएगा जब देखा जाएगा, इवैल्यूएट करेंगे उस इतिहास का। अध्यक्ष महोदय, जब सब पार्टियां की सिट्टी पिट्टी गुम थी, जब कैप्टन अमरिंदर की सिट्टी पिट्टी गुम थी, तो केजरीवाल की तरफ पूरा देश देख रहा था कि किस कदर जाता है ये फ्रीडम मूवमेंट, ये फार्मर्स का फ्रीडम मूवमेंट। अध्यक्ष महोदय, एक किसान का जो मुझे लगता है कि उनके जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई है, क्योंकि आज पूरी फार्मिंग आज एक तरह से खतरे में है कि जो क्रोनी कैपिटलिस्ट जो मित्र हैं माननीय मोदी जी के, उनके हाथ जाता है कि नहीं जाता है। तो 2 सप्ताह पहले जो ये आदेश दिया था, उसके बाद फिर एक मौका आया जब केजरीवाल जी अकेले वो शख्स हैं जो गए वहां पे और जाकर के कहा कि मैं सेवादार के रूप में आया हूं, मैं सीएम के रूप में नहीं आया हूं। गुरु साहिबान उनको आशीर्वाद दें, कहा सेवादार के रूप में आया हूं और कहा कि भैया जो कोई भी कमी है बताओ। और जिस दिन ये बात, जिस दिन वो वहां गए, अगले दिन उनके घर के आगे दरवाजे के आगे आके बैठ गए मेयर साहब। और अगले दिन जब हमारे साथियों ने कुछ दिनों के बाद प्रयास किया कि जाके अमित शाह घर जाके बाहर बैठे, एलजी के गेट के बाहर जाके बैठे, तो देश में 2 कानून हो गया, एक सीआरपीसी तुम्हारे लिए, एक हमारे लिए। तुम्हारे सीआरपीसी में लिखा है कि तुम जाकर बैठ सकते हो, केजरीवाल जी घर के बाहर गेट को तुमने ब्लॉक कर दिया, और जब हमने प्रयास किया तो हमारे साथियों को सबको घर से उठा लिया गया। सबको डर एक ही बात का है, केजरीवाल जी की ईमानदारी का डर है। केजरीवाल जी ने जिस तरह से किसानों को समर्थन दिया, किसानों के आंदोलन का साथ दिया, उससे मोदी को बहुत खतरा, और मोदी को लग रहा था कि केजरीवाल साथ देंगे इनके आंदोलन को खत्म करने में, लेकिन उल्टा हुआ। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और, चूंकि वो संजीव ने छेड़ा तो था कि जो ये कानून बनाया गया आनंद फानन में, मैं देख रहा था कि इसमें जो संविधान का प्रावधान है, इसमें 3 लिस्ट होता है। लिस्ट 1 जो सेंटर का लिस्ट है,
लिस्ट 2 जो स्टेट का लिस्ट है और लिस्ट 3 जो कंकरेंट लिस्ट है। इसमें जिन प्रावधानों के अंतर्गत ये कानून बनाया गया, जो आपका एक लॉ इनका प्राइस एश्योरेंस एंड फॉर्म सर्विसेज एक्ट के अंतर्गत बनाया, जो लॉ बनाया गया, वो एंट्री 14, 18 और 46 की एंट्री है स्टेट लिस्ट की, और एक एंट्री 7 जो कंकरेंट लिस्ट की है। एक भी आइटम लिस्ट 1 का नहीं है। इन्होंने स्टेट के पावर्स के ऊपर असर किया है। इन्होंने फेडरल स्ट्रक्चर जो सरकार का है, जो संविधान देता है, जो बाबा साहब का दिया हुआ है, उसको इन्होंने खंडन किया। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो एक बनाया फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन फेलिसिटेशन एक्ट, वो एंट्री 28 का है लिस्ट 2 जो स्टेट लिस्ट है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा, एक जो बिहार वर्सेस कमलेश्वर सिंह जो जजमेंट था, उसमें पावर ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन का मुद्दा उठा था और कहा था विच कैन नॉट बी डन डायरेक्टली, कैन नॉट बी डन इनडायरेक्टली ऑल्सो। तो इस सरकार ने ना संविधान की लाज रखी, ना देश की लाज रखी, ना फार्मर्स की लाज रखी, ना पूरे देश की जो स्वायत्तता है उसकी लाज रखी। तो ये कर क्या रहे हैं? इनकी एकमात्र दलाली हर तरफ से। हम सब साथियों को शर्म आती है जब देखते हैं कि एयरपोर्ट पे क्या लिखा है, अदानी एयरपोर्ट। अदानी एयरपोर्ट लग रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया ये देश। एक मिनट और कंक्लूड, ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के तरह हर चीज हवाले किए जा रहे हैं। हर कुछ, एयरपोर्ट भी अदानी का, रेलवे भी अदानी का, अंबानी का। 1965 में जब माननीय हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री जी ने उस वक्त कुछ पंजाब के किसानों को कच्छ भेजा था कि भाई जाकर के वहां स्थिति ठीक करो। जरूर स्थिति ठीक कर दी। तो जब मोदी जी सीएम थे उस वक्त उनको वहां से भगाना चाहा, वो लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने उनके फेवर में जजमेंट दिया। फिर माननीय मोदी जब पीएम बन गए, उस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेके आए कि भाई पंजाब के किसान गुजरात में ना रहें। यह है किसान का, कहते हैं हम किसान के सहभागी हैं, किसान के हित सोचने वाले साथी हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आज जो एक तीसरा कानून है भाई भंडारण की लिमिटेशन, अनलिमिटेड भंडारण कर दिया, और मैं अभी आपके सामने तीनों एक फाड़ूंगा क्योंकि मैं इसके विरोध में हूं। मैं इससे बहुत आहत हूं। किसान रो रहा है और ये प्रधानमंत्री हंस रहे हैं, अमित शाह हंस रहे हैं। इनको पंजाब के किसानों की चिंता नहीं है, हरियाणा के किसानों की चिंता नहीं है, इनको बंगाल में चुनाव जीतना है उसकी चिंता है। एक क्रोनी कैपिटलिस्ट का साथ ले रहे हैं, खरबों करोड़ों ले रहे हैं, इससे को चुनाव लड़ सके। ये कानून सिर्फ किसानों का हित नहीं है, ये कानून अहित है सभी का, पूरे देश का। अध्यक्ष महोदय, मैं एक एक करके फाड़ दूंगा। ये वो कानून है जिसमें कहता है भंडारण असीमित है। ये भंडारण असीमित वाला कानून को मैं यहाँ फाड़ करके मोदी जी को बताना चाहता हूं कि ये अहित नहीं चलेगा, ये भारत माता की बेइज्जती नहीं चलेगी। अध्यक्ष महोदय, दूसरा कानून भी फाड़ के बता रहा हूं, ये अहित नहीं चलेगा। मोदी जी ये केजरीवाल के साथी हैं, आपके तोता मैना सुग्गा से नहीं डरते हैं, लगा देना जितना लगाना। सत्येंद्र भाई हंस रहे हैं कि लगाया था उनके पीछे तोता मैना सुग्गा, क्या क्या लेके आ गया। साथियों, ये आपकी ताकत है, हिंदुस्तान में किसी और पार्टी की ताकत नहीं है जो इतनी हिम्मत दिखाए कि मोदी के सामने सच रख सके। मैं अपने सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं और कहता हूं अपने केजरीवाल साहब को परमात्मा बहुत लंबी उम्र दे, बहुत अच्छा स्वास्थ्य दे। भारत में असली आजादी लेके आएंगे केजरीवाल, ये कैप्टन अमरिंदर से कुछ नहीं हो रहा साहब। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय किसान, जय जवान, भारत माता की जय, जय हिंद। श्री मोहन सिंह जी बेस्ट। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने जिस प्रकार से कृषि बिल पर चर्चा करने के लिए मेरे को आमंत्रित किया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। वास्तव में अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से सरकार
कि करनी और कथनी में कितना बड़ा अंतर है। इस कृषि बिल के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए तो समय सरकार निकालती है, ठीक बात है, लेकिन आज नगर निगम के तीनों मेयर, वहाँ स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, वहाँ पर अन्य पदाधिकारी आप 13-14 दिन से बैठे हुए हैं, 5 मिनट का समय नहीं निकला सरकार को। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात, अरे भाई आप सुनने का मादा रखो, आप सुनने का मादा रखो। अध्यक्ष महोदय, ये विधानसभा का सत्र जिस प्रकार से बुलाया गया, सर हमने किसी को इंटरफेरेंस नहीं किया। अध्यक्ष जी हम सम्मान करते हैं आपकी चेयर का। सर ये इतना परेशान हो चुके हैं, ये सरकार कृषि बिलों के नाम से, और जिस प्रकार से यहाँ पर एक झूठा ढोंग रच रहे हैं। अरे देखिए, सरकार कुंभकर्ण की नीति की तरह, कुंभकर्ण की तरह सोई हुई सरकार है। इस सरकार को नजर नहीं आ रहा दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है। और अध्यक्ष महोदय, ये बिल कोई आज नहीं आया। सर मैं रोक रहा हूँ, सर सम्मानित चाहिए सरकार को, इस सरकार को सम्मानित चाहिए। राजनीतिक फायदा उठाने के लिए आज जिस प्रकार का ये सरकार भाई, हम जरा चुप हो जाए। माननीय सदस्य महोदय, 2 मिनट रुके, बीच 2 मिनट रुके। एक सेकंड रुक जाइए प्लीज, 1 सेकंड रुक जाइए, बैठ जाइए आप, करने दीजिए हमको, जो करना चाह रहे करने दीजिए, आप बैठ जाइए प्लीज। सर प्लीज बैठ जाइए, नीचे सरकार को आप शुरू करिए। दिल्ली की चिंता नहीं सरकार को, दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है उसकी चिंता नहीं की है। और जी दिल्ली के लोगों का ध्यान को बांटना चाहते हैं, इनको बोलने दीजिए, सरकार जानना चाहता हूँ। सर जिस प्रकार की सरकार की नीति है, चूक करो, इस सरकार की नीति क्योंकि बोलने की बारी कुछ है, क्योंकि बात का जवाब दीजिए। बहुत ही हो गया। सर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आपकी तरफ से हो रहा है, उनको मैंने शांत कर दिया सर। नहीं बिल्कुल नहीं, सही कहा मैंने। तुम इतनी देर से हमको कोस रहे हो, आप नहीं बोलने दे रहे हो। मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, मैं तथ्यों के आधार पर बोल रहा हूँ। जी अगर आप चुप नहीं बैठेंगे मुझे मजबूरन। केजरीवाल, दिल्ली का 13,000 का बजट है, वो शांत बैठे, सम्मानित किया सरकार को। अब वो शांत बैठे, बिल्कुल नहीं बैठेगा तो फ्रूटफुल सरकार के आरोप और प्रतिरोध लगा रहे। आप जवाब दीजिए। हमने शांति से सुना। देखिए एक सेकंड, अब बैठिए प्लीज बैठिए, बिजली जी बैठिए प्लीज। मैं सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं कि वो अपनी बात रखेंगे, उसके बाद हमारे सत्ता पक्ष के सदस्यों का बारी आएगी, वो उनका उत्तर दें। सदन शांतिपूर्वक चल रहा है बिजली जी, उसको शांतिपूर्वक चलने दें, मर्यादा बना के रखें, उनको जो बोलना है बोलने दीजिए। हम शोर ना मचाएं, हमें अधिकार है पूरा उत्तर देने का। एक एक शब्द नोट करके बारी आएगी, अभी हमारे सदस्यों की भी बारी आ रही है सत्ता पक्ष से, वो अपना उचित उत्तर दें उसका। धन्यवाद। अब उनको बोलने दीजिए। नहीं बिजली जी अब मैंने बोल दिया, अब उनको बोलने दो प्लीज। आदरणीय अध्यक्ष जी, अब कोई नहीं बोलेगा, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी, उनको बोलने दीजिए जो बोल रहे हैं। जिस प्रकार से कृषि कानून के नाम से दिल्ली सरकार की मंशा में कितना बड़ा षड्यंत्र है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। दिल्ली सरकार जब ये बिल केंद्र द्वारा इस स्टेट के अंदर भी इस पर चर्चा हुई
तब ये सरकार कहां सो गई थी? तब सरकार ने उसके बारे में क्यों नहीं चर्चा की? तब उसका विरोध क्यों नहीं किया? लेकिन अध्यक्ष महोदय, पंजाब और उत्तर प्रदेश आदि स्टेटों में चुनाव सामने नजर आ रहा है, और यदि वास्तव में ये इतने ईमानदार लोग थे, मैं सिर्फ दिल्ली की चर्चा करूंगा। दिल्ली के बारे में आज तक दिल्ली के किसानों को किसानी का दर्जा नहीं दिया गया। अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, जो बिजली, अरे छोड़ो सर मंत्री जी कर रहे हैं, मूर्ख बना रहे हो सर। तलाशी आपने कुछ नहीं किया। तलाशी मंत्री तुम लोग तो ऐसे हो, तुम सदन की मर्यादा से करने की वजह से खत्म हो गई है, किसी भी एमएलए का सम्मान नहीं है। ऐसे नहीं है तलाशी 1993 से तलाशी। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने मंत्री जी देखिए, एक सेकंड संजीव जी बैठिए, मंत्री जी सर, एक सेकंड भाई, एक सेकंड प्लीज भाई, अगर ये बात समझ लो मेरी बहन, समझ लो, शांत हो जाओ। ईमान, जब सच्ची बात होती तो कड़वी लगती है। जब पंजाब में चुनाव हो रहा था, तुम्हारे घोषणा